हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज है 5 नवंबर और 5 नवंबर की इस क्लास में हम लोग कुमार गौरव सर के द्वारा 2 नवंबर को कराई गई क्लास का रिवीजन करेंगे। तो कुमार गौरव सर के द्वारा 2 नवंबर की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए थे उन सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे। ये क्लास 3 दिन के बाद हम क्यों करवाते हैं, इसका उद्देश्य हमारा सिर्फ ये है कि 3 दिन के बाद आपको कौन से क्वेश्चन याद रहे हैं और कौन से क्वेश्चन याद नहीं रहे हैं। इसी उद्देश्य से आपको ये 3 दिन के बाद में क्लास करवाई जा रही है, क्योंकि कोई भी क्लास हो या कोई भी चीज़ हम जब भी पढ़ते हैं तो उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आपके लिए हम ये क्लास जो है रिवीजन के लिए लेकर आए हैं। तो ये क्लास आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखनी है। इसमें आपको गायत्री मंत्र भी देखने को मिलेगा। जो गायत्री मंत्र में सर के द्वारा करवाया जाता है वो टॉपिक भी इसमें कवर किया जाएगा। बाकी जो सर के द्वारा क्वेश्चंस करवाए जाते हैं वे सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें कवर किए जाएंगे। तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। दोस्तों, आज के जो इस गायत्री मंत्र का टॉपिक रहेगा वह रहेगा संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली अनुसूची। और पहली अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख है, तो पहली अनुसूची में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखने को मिलता है। और दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या किया गया है, तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित है, यानी कि इसमें शपथ का प्रावधान किया गया है विभिन्न विभिन्न पदों के लिए। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में क्या है, पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख के बारे में बताया गया है। छठी अनुसूची में बताया गया है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय प्रशासन का उल्लेख है इसमें। छठी अनुसूची में क्या है, छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय प्रशासन का उल्लेख है। इन चारों राज्यों के नाम आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, ATM का स्क्वायर। ATM का स्क्वायर अगर आप लोगों को याद रहता है तो ये चारों राज्यों के नाम आपको याद रहेंगे। ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा। एम स्क्वायर का मतलब है कि एम यहाँ पर 2 बार आया हुआ है। एक एम का मतलब है मिजोरम और एक एम का मतलब है मेघालय। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये अनुसूची केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा से संबंधित है, यानी शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। अनुसूची नंबर 8, अनुसूची नंबर 8 जो है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान में पहले सिर्फ 14 भाषाएं हुआ करती थी, लेकिन अब वर्तमान समय में इसमें 22 भाषाएं हैं। इसका मतलब पहले 14 थी, यानी कि इसमें 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। तो वो भाषाएं कौन कौन सी हैं, देखो सबसे पहले आती है 15वीं भाषा सिंधी भाषा। 15वें नंबर की कौन सी भाषा है, सिंधी भाषा। और इसको जो है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद एक 71वां संविधान संशोधन होता है और इस संविधान संशोधन से इसमें 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर होता है 92वां संविधान संशोधन और इसके द्वारा 4 भाषाओं को और जोड़ा जाता है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। और इस प्रकार से हमारी जो भाषाएं हैं, कुल भाषाएं कितनी हो जाती हैं, 22 भाषाएं हो जाती हैं। इन भाषाओं को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, सिंधी भाषा तो आपको याद ही रहेगा कि 15वीं भाषा कौन सी है, सिंधी भाषा। लेकिन ये नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन तीनों को एक साथ कैसे याद किया जाए कि ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, नमक। अगर आप लोगों को नमक याद रहता है तो इससे हम ना से क्या कह देंगे, नेपाली, मा से कह देंगे मणिपुरी और का से कह देंगे कोंकणी। तो नमक अगर आपको याद है तो यहाँ से तीनों भाषाएं आप याद कर सकते हैं। बात आती है इन चारों भाषाओं की, बोडो की, डोंगरी की, मैथिली की और संथाली की। इनको कैसे याद रखा जाए, तो आप लोग मैथ में एक नियम पढ़ते होंगे, जब भी सरलीकरण का चैप्टर शुरू किया जाता है तो वहाँ पर सबसे पहले आपको क्या बताया जाता है, सबसे पहले वहाँ पर आपको बोर्ड मास का नियम बताया जाता है। तो बोर्ड मास के नियम से आप यहाँ याद रख सकते हैं, यहाँ से जो बोर्ड लिखा है उससे बोडो कह सकते हैं, डा लिखा है उससे डोंगरी कह सकते हैं, माँ लिखा है उससे मैथिली कह सकते हैं और सा लिखा हुआ है इससे क्या कह सकते हैं, संथाली कह सकते हैं। तो इस प्रकार से 8 भाषाएं जोड़ी गई और हमारी कुल भाषाएं कितनी हो गई, 22 भाषाएं संविधान में हो गई। उसके बाद आ जाती है 9वीं अनुसूची। ये 9वीं अनुसूची पहले संविधान में नहीं हुआ करती थी, क्योंकि जब संविधान बना था तो उसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान समय की बात की जाए तो यहाँ पर कितनी अनुसूचियां देखने को मिलती हैं, 12 अनुसूचियां देखने को मिलती हैं। इसका मतलब 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं और उसी में एक अनुसूची है 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था और ये जो अनुसूची है यह भूमि सुधार से संबंधित है। उसके बाद आती है 10वीं अनुसूची और इसको 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और ये जो अनुसूची है किससे संबंधित है, दल बदल संबंधी प्रावधान से संबंधित है।
उसके बाद इसी प्रकार है 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची जो है इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, तो इसका उत्तर हो जाता है 24 अप्रैल 1993 को। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये संबंधित है पंचायतों के प्रावधान से। और इस 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। अगर 29 में ये जो अंक दिए गए हैं 2 और 9, तो 2 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 11। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि 11वीं जो अनुसूची है इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, क्योंकि 2 और 9 कितना होता है 11। तो यहाँ पर 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई थी और 24 अप्रैल 1993 से यह 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया था। और यह 11वीं अनुसूची संबंधित किससे है, पंचायतों का प्रावधान से संबंधित है। उसके बाद है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो है नगर निकायों का प्रावधान करता है और इसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद पहला अनुच्छेद है, इसमें राज्य और यूटी का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 14 विधि के समक्ष समता से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित। अनुच्छेद नंबर 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। अगला जो अनुच्छेद है वह 19(1)(a). 19(1)(a) जो है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21(a) शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 37 डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अनुच्छेद नंबर 38 लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 39(a) निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 40, यह ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित। अनुच्छेद नंबर 47 पोषण संबंधित अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 51(a) मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 52 राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 53 कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, ऐसा इस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। अनुच्छेद नंबर 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित। अनुच्छेद नंबर 55 राष्ट्रपति के निर्वाचक की विधि से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 60 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 63 उपराष्ट्रपति का पद है इसमें। अनुच्छेद नंबर 64 यानी कि 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ऐसी बात इस आर्टिकल में लिखी गई है। अनुच्छेद नंबर 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों का जो निपटारा होता है, राष्ट्रपति के चुनावों का निपटारा हो या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव का निपटारा हो, इसका कौन निपटारा करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, ऐसी बात इस आर्टिकल नंबर 71 में लिखी गई है। आर्टिकल नंबर 72 है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल नंबर 76 महान न्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 108 लोकसभा की संयुक्त बैठक से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 110 धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश से संबंधित। अनुच्छेद नंबर 124 सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख। अनुच्छेद नंबर 129 सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, ऐसी बात इस आर्टिकल में लिखी गई है। अनुच्छेद नंबर 143 राष्ट्रपति जो है वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद नंबर 148 सीएजी का उल्लेख करता है। अनुच्छेद नंबर 153 राज्यपाल के पद का उल्लेख। अनुच्छेद नंबर 161 राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 165 महाधिवक्ता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद नंबर 213 राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 214 हाई कोर्ट से संबंधित। अनुच्छेद नंबर 215 हाई कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होगा, ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। अनुच्छेद नंबर 226 हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 239 ए दिल्ली से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 243 से लेकर 243 ओ तक स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 246 ए जीएसटी का उल्लेख करता है। अनुच्छेद नंबर 263 अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख करता है और इस अंतर्राज्यीय परिषद का जो हेड होता है प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद नंबर 264 संचित निधि से संबंधित है और संचित निधि किसके हाथ में होती है, संसद के हाथ में। अनुच्छेद नंबर 267 आकस्मिक निधि से संबंधित है। आकस्मिक निधि किसके हाथ में होती है, राष्ट्रपति के हाथों में। अनुच्छेद नंबर 280 वित्त आयोग से संबंधित है।
अनुच्छेद नंबर 300A संपत्ति के अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद नंबर 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है, यानी कि यूपीएससी से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख। अनुच्छेद नंबर 338 एनसीएससी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 338A यह नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है। 343 राजभाषा हिंदी होगी, इससे संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 352 राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख करता है। अनुच्छेद नंबर 356 में राष्ट्रपति शासन दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 360 में वित्तीय आपातकाल दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 368 संविधान संशोधन के बारे में बताता है। तो ये थे कुछ आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद और महत्वपूर्ण अनुसूचियां जितनी थी वो हमने आपको करवा दी हैं। अब जो देखेंगे 2 नवंबर 2022 का जो करंट अफेयर की क्लास थी उसका हम लोग करेंगे इसमें रिवीजन। तो रिवीजन क्लास में जो पहला क्वेश्चन है यहाँ का क्या दिया गया है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक 2022 के बारे में, और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक की शुरुआत जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ग्रेटर नोएडा से की गई है। और ये जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं यह झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जल सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया है, आंसर रहेगा 1 नवंबर से 5 नवंबर तक। थीम इसकी क्या है, सतत विकास एंड समानता। यह जो है जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा मनाया गया है। यह सप्ताह किसके द्वारा मनाया गया है, जल सप्ताह जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा मनाया गया है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे दिया गया, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश को और दूसरे नंबर पर राजस्थान को दिया गया। पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है, इंदौर। पहला जिला हर घर जल वाला, हर घर जल प्रमाणन वाला पहला जिला कौन सा है, आंसर हो जाएगा बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश में है। हर घर जल प्रमाणन वाला पहला राज्य पूछेगा तो आंसर हो जाएगा गोवा। हर घर जल के लिए लक्षित वर्ष कौन सा है, 2024। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 2019 में, और इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है हर घर जल पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मानगढ़ धाम चर्चा में है, यह किस राज्य में है, तो यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, आंसर हो जाएगा चेम्सफोर्ड थे। अगला क्वेश्चन है एल रूट स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, एल रूट स्थापित करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बन रहा है, आंसर हो जाएगा राजस्थान के जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, तो आंसर हो जाएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। लेकिन इसके पहले जो बात चल रही थी 53वां टाइगर रिजर्व होने की, वह चल रही थी गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व की। कहा जा रहा था कि गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व क्या होगा, 53वां टाइगर रिजर्व होगा। लेकिन उससे पहले 53वां टाइगर रिजर्व होने का दर्जा किसने प्राप्त कर लिया, रानीपुर टाइगर रिजर्व ने प्राप्त कर लिया। और ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है कहाँ है, बुंदेलखंड में है। बुंदेलखंड कहाँ, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, जिला चित्रकूट। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, 1973 में। पहला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया था, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उत्तराखंड में। 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी है जो कि बूंदी राजस्थान में पड़ता है। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अन्य 3 टाइगर रिजर्व कौन से हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तीसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तीसरा क्या है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, और चौथा कौन सा बन गया, रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है, 529.36 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। इंडिया में बाघों की गणना कब की गई थी, 2018 में की गई थी। और इस गणना के अनुसार भारत में 2967 टाइगर हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर हैं, 526 टाइगर हैं। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट है कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वह प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है और ये असम में है। भारत का नवीनतम एवं 33वां हाथी रिजर्व कौन सा है, 33वां हाथी रिजर्व हो जाएगा तराई हाथी रिजर्व, और ये किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। माता टीला परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, बेतवा नदी पर। T+2 अवार्ड किसे दिया गया है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।
क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टील मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया है। इनका निधन हुआ है 85 वर्ष की उम्र में। कब हुआ है? 31 अक्टूबर 2022 को। इनका निधन 31 अक्टूबर 2022 को हो गया है। किसका? जमशेद जे ईरानी जी का। और इन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ये कहाँ के हैं? ये जमशेदपुर झारखंड में इनका निधन हो गया है। इन्हें 1997 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था और 2007 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, स्टील मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? जमशेद जे ईरानी को। जमशेद जे ईरानी का निधन कितने वर्ष की उम्र में हुआ? 85 वर्ष की उम्र में हुआ। कब हुआ? 31 अक्टूबर 2022 को। कहाँ हुआ? जमशेदपुर झारखंड में इनका निधन हुआ। इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित कब किया गया था? 1997 में। नाइटहुड की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ सेकंड ने। पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा वर्ष 2007 में। सभी फैक्ट्स आपको ये याद रखने हैं। अब बात आती है टिस्को की। बात आई है टाटा की, तो यहाँ पर पढ़ेंगे टिस्को के बारे में। टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किसका फुल फॉर्म है? टिस्को का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। कहाँ? जमशेदपुर झारखंड में। जमशेदपुर जो है वह स्वर्ण रेखा नदी और खारकोई नदी के बीच में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय भाषा दिवस। भारतीय भाषा दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाएगा और यह इस बार पहली बार मनाया जाएगा। 11 दिसंबर को पहली बार मनाया जाएगा। कब? 11 दिसंबर 2022 को। तो इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये पहली बार मनाया जाएगा। 11 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 11 दिसंबर को तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती होती है और उन्हीं की जयंती पर इस दिवस को मनाया जाएगा। भारतीय भाषा दिवस जो है कहाँ पर मनाया जाएगा? उच्च शिक्षण संस्थानों में मनाया जाएगा। और इस दिवस की जो घोषणा की गई है, को मनाए जाने की घोषणा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? इसकी घोषणा जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान हेड पूछे जाएंगे तो कौन हो जाएंगे? जगदीश कुमार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना पूछी जाएगी तो आंसर हो जाएगा 1953 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, क्योंकि इस समय जो भारत के शिक्षा मंत्री थे वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ही थे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये दिया गया है योटा D1 के बारे में। ये योटा D1 क्या है? यह उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर है। पॉइंट आपको याद रखना है कि योटा D1 क्या है? योटा D1 जो है उत्तर भारत का पहला, कहाँ का? उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर है। इसका लोकार्पण कहाँ किया गया है? इसका लोकार्पण किया गया है ग्रेटर नोएडा में। किसके द्वारा? हीरा नंदिनी ग्रुप के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है योटा D1 क्या है? तो आंसर हो जाएगा योटा D1 हाइपर स्केल डेटा सेंटर है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर कौन सा है? आंसर हो जाएगा योटा D1। इसका लोकार्पण कहाँ किया गया है? ग्रेटर नोएडा में इसका लोकार्पण किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हीरा नंदानी ग्रुप के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? आंसर होगा लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत का पहला एक्वा पार्क, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित होगा? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आंसर रहेगा पेमा खांडू। यह पार्क क्यों खोला जा रहा है? यह पार्क नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बनाया जा रहा है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। बोमडीला दर्रा कहाँ पड़ता है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और ये है स्टैटिक जीके से संबंधित, यानी कि BCCI से संबंधित। BCCI की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। BCCI का मुख्यालय कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी हैं। और BCCI के सचिव कौन है? आंसर हो जाएगा जय शाह। 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। BCCI की स्थापना 1928 में, BCCI का मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी और BCCI के सचिव जय शाह हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है श्योक पुल के बारे में। तो श्योक पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसका निर्माण कहाँ किया गया है? लद्दाख में। 14,000 फीट की ऊंचाई पर इसका निर्माण किया गया है।
यह पुल जो है श्योक नदी पर बनाया गया है और यह पुल जो है 70 टन वजन उठाने में सक्षम है। सभी पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये है हैलोवीन त्यौहार के बारे में। हैलोवीन त्यौहार किस देश में पहली बार मनाया है? तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब ने, और सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। और यह फेस्टिवल जो है ईसाई समुदाय से संबंधित है। तो दोस्तों ये थी आज आपकी क्लास, और ये क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में।